देखते हैं घटनासार करंट अफेयर रिवीजन सीरीज। इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे जो जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबका रिवीजन करा दूंगा। इसके तहत पहला टॉपिक है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है, कि 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई। यह कानून वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। इस अधिनियम का सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय समिति संयुक्त के द्वारा जांच की गई, जिसे जेपीसी कमेटी भी बोलते हैं। जेपीसी कमेटी, जगदम्बिका पाल कमेटी। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है। इस विधेयक में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त किया गया, जो एक पुराना औपनिवेशिक युग का कानून। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियों वाले राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश 27% के साथ पहले स्थान पे है। पश्चिम बंगाल के पास 9% और पंजाब के पास भी 9% है। के आगे है कि नए विधेयक कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद की प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन सब का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इनका मुस्लिम होना आवश्यक है, शामिल होंगे इनके सदस्यों में। इसके तहत केंद्रीय और राज्य बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना आवश्यक कर दिया गया है। मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। इस नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है और जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बना दिया गया है। 1 लाख से अधिक आय वाली वक्फ संपत्ति संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। अंकटाट की 2025 प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट में भारत 170 देशों में 36वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विकासशील देशों के समूह का हिस्सा है, जो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है। यह सूचकांक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की तैनाती, कौशल, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक क्षमता जैसे कारकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। सूचकांक में आईसीटी तत्परता के मामले में भारत 99वें स्थान पे है। मानव पूंजी में भारत 113वें स्थान पे है और औद्योगिक क्षमता में भारत 10वें स्थान पे है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आर्टिऑन क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इन्होंने रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में अतिथि के रूप में भागीदारी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में $1.7 अरब का कारोबार हुआ है। न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में भागीदारी का स्वागत किया है। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में सहयोग पर भी चर्चा हुआ है। आइए अगला देखते हैं। अगला है रायसीना डायलॉग 2025। यह भारत की प्रमुख भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में किया जाता है। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन 19 से 17 मार्च 2025 के बीच किया गया। इस बार आयोजन के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या थी? कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। तो इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन वर्ष 2016 से शुरू किया गया है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए अगला देखते हैं।
अगला है कि इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। यह प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी मॉडल बोलते हैं, के तहत विकसित किया जाएगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को के 5500 वर्ग फुट में इंदौर के बिचौली हप्सी में स्थापित किया जाएगा। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनी जो थी उसकी भागीदारी रहेगी। यह प्लांट लकड़ी के कचरे को लकड़ी के प्लेट्स में बदल देगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का हुआ उद्घाटन। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ? रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे। यह 2.08 किलोमीटर लंबा पंबन पुल रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यह पुल 100 वर्ष पुराने 1914 में निर्मित पंबन पुल का स्थान लिया है। इसके निर्माण में 535 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इसका शिलान्यास 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। जब समुद्री जहाज़ को निकालना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज का सेंटर स्पैन ऊपर उठ जाता है। जैसे क्या है कि ये इस तरीके की ब्रिज रहती है और जब जहाज़ को क्रॉस करना रहता है तो ये इस तरीके से इसको उठा दिया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई। जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बने हैं। पहले 2 भारतीय शहर बन गए। इससे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शहरों की संख्या 74 हो गई। वर्तमान में चीन 22 मान्यता प्राप्त शहरों के साथ वैश्विक सूची के शीर्ष पर है। फ्रांस 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पर है। वेटलैंड सिटी प्रमाणन एवं स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर अभिसमय द्वारा 12 अनुबंध पक्षों के सम्मेलन को COP 2015 के दौरान स्थापित किया गया था। वेटलैंड सिटी प्रमाणन 6 वर्षों के लिए मान्य होता है। आइए अगला देखते हैं। पंद्रहवीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 15वीं है। कितने नंबर के? 15 नंबर के। इस रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालय और संस्थाओं ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान प्राप्त करके देश में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। ये धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय 20वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन भारत में पहले नंबर पे है। ठीक है। IIT दिल्ली ने इंजीनियरिंग में 26वां स्थान, वो IIT मुंबई ने प्रौद्योगिकी में 28वां स्थान। इसको ध्यान रखना, IIT दिल्ली ने इंजीनियरिंग में 26वां और IIT मुंबई ने प्रौद्योगिकी में 28वां स्थान प्राप्त किया है। कला और मानविकी श्रेणी में देश के कुल 10 विश्वविद्यालयों ने सूची में जगह बनाई है। रैंकिंग में शामिल होने वाले नए संस्थानों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। यह रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित है। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च रिटेंशन प्राप्ति पेपर, H इंडेक्स एवं इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क शामिल है। आइए अगला देखते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये देखते हैं। 11 मार्च 2025 को पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। गोविंद घाट के हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मतलब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को
डिज़ाइन, बिल्स, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब वही पीपीपी में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने में सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ परियोजना की अनुमति लागत 4081.28 करोड़ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब परियोजना की लागत 2730.13 करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव में आयोजित मालदीव में 13वीं शासकीय परिषद बैठक में बांग्लादेश से इसकी अध्यक्षता को ग्रहण किया। इससे पहले बांग्लादेश के पास था, अब कहाँ हो गया, भारत इसका नया अध्यक्ष बन गया। वर्तमान में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका अस्थायी सदस्य हैं। बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। ठीक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में छोटे मत्स्य पालन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस संगठन का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। किसका? खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सीमा से लगे देश का एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकारी निकाय है। इसमें क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ये है कि मालदीव में हुआ इसका इस बार आयोजन। इसमें अस्थायी सदस्य आपके बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका हैं और सहयोगी सदस्य में है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। आइए अगला देखते हैं। आगे ये है कि भारत के 6 धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को ने भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया। इससे देश में अस्थायी स्थलों की संख्या कुल 62 हो गई है। कुल अस्थायी स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 62 हो गई। शामिल किए गए नए नए 6 शामिल किए गए हैं उनको देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक का शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेल शासकों के किले महल, छत्तीसगढ़ स्थित कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और छठा है तेलंगाना स्थित मुदमल मेगालिथिक मेहिर। वर्तमान में भारत में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। कितने? 43। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। ठीक है। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। भारत की कुल 6327 गंगा नदी डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। भारत में कुल 6327 गंगा नदी डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2337 दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 2327 दर्ज की गई है संख्या डॉल्फिन की। बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन दर्ज की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की भी स्थापना की। कहाँ पे? जूनागढ़ में। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की भी घोषणा की। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजिकल एवं नेचुरल हिस्ट्री में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रोजेक्ट घड़ियाल के तहत घड़ियालों के संरक्षण एवं प्रयासों को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। कुल 6327 गंगा नदी डॉल्फिन है और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 2327 दर्ज की गई, उसके बाद बिहार में 2220 और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 815 दर्ज की गई। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। 30 जनवरी 2025 को गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी
को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, गुनेरी। अब देखिए यह 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्र का ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है। यहाँ कीचड़ या दलदली भूमि भी नहीं है। यह सपाट भूमि फैला वन क्षेत्र है। इससे क्या है कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो समुद्र के किनारे दलदली भूमि और कीचड़ में होते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये इस तरीके का क्षेत्र नहीं है। ये जो है सपाट भूमि वाला फैला क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, जो एक दुर्लभ गैर ज्वारीय वातावरण में पनपता है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी महत्व बढ़ता है। कहाँ का? गुजरात का। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। यूरोड्रोन कार्यक्रम, अब आइए देखते हैं। 21 जून 2025 को भारत आधिकारिक रूप से मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। भारत इस कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश है। जापान के बाद दूसरा। यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसका उद्देश्य पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहनों से अधिक उन्नत क्षमता प्रदान करना है। यूरोड्रोन कार्यक्रम को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का प्रबंध संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में संभावित किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये रहे 15 टॉपिक घटनासार के। इसी तरीके से आगे के भी टॉपिक आपको इस तरीके से पूरे घटनासार का रिवीजन करा दिया जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।